नमस्कार, भारत के सवाल के साथ मैं हूं अनूप और आज सवाल वो जिसके उठने के बाद देश को आत्मनिर्भर बनने का मौका मिल गया। आज सवाल ट्रंप के टैरिफ टेरर की, जिसकी परवाह किए बगैर पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि उनके लिए देश और देशहित सबसे पहले है और इसके लिए देश कभी झुकेगा नहीं। सरकार के लिए किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है और साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि भारत अपने किसानों के हितों के खिलाफ कभी भी समझौता नहीं करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत पर 50% टैरिफ लगाने के ऐलान के कुछ घंटे बाद ही पीएम मोदी ने करारा जवाब दे दिया है। अमेरिका के एकतरफा टैरिफ पर पीएम मोदी ने ट्रंप को साफ मैसेज दे दिया है कि भारत अमेरिकी टैरिफ दबाव के सामने नहीं झुकेगा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत अपने किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं करेगा। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें व्यक्तिगत तौर पर बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी, लेकिन भारत इसके लिए तैयार है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। दरअसल अमेरिका चाहता है कि भारत अपने बाजार को अमेरिकी कृषि और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए पूरी तरह खोल दे, लेकिन जहां की 70% जनता किसानी पर निर्भर हो, यहां बाजार को खोलना अपने किसानों को असहाय छोड़ना होगा। इसलिए पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि भारत सरकार इसके लिए हरगिज राजी नहीं होगी। किसान भारत की नींव है, उनके हितों की कीमत पर किसी सुपर पावर की दोस्ती नहीं चाहिए। लेकिन ट्रंप ने भारत पर 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ ये बोलकर लगाया कि भारत ने रूस से तेल खरीदा है और रूस इस बिक्री से हुई कमाई का इस्तेमाल यूक्रेन पर चढ़ाई को और बढ़ाने के लिए कर रहा है। वहीं ट्रंप की भारत के खिलाफ बौखलाहट की बड़ी वजह ब्रिक्स भी है, क्योंकि इसमें शामिल रूस और चीन आपस में अपनी करेंसी में ट्रेंड करते रहे हैं और दूसरे देश भी डॉलर की बजाय ये कदम उठाने की तैयारी में है। यूएस डॉलर पर बड़े देशों की निर्भरता कम करने की इस तैयारी से ट्रंप डरे हुए हैं, क्योंकि अमेरिका के प्रभुत्व के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है, जिसके चलते वे भारत समेत अन्य ब्रिक्स सदस्यों पर आंख टेढ़ी किए हुए हैं। लेकिन अब भारत के साथ रूस, ब्राजील समेत ब्रिक्स में शामिल तमाम देश एक साथ आ सकते हैं और अमेरिकी दादागिरी का मुकाबला कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो समझना बहुत जरूरी कि भारत और अमेरिका के बीच क्या ट्रेड है। देखिए 11 लाख करोड़ का ये ट्रेड होता है। अमेरिका से कितना निर्यात होता है? 3.46 करोड़ जी, ये निर्यात होता है अमेरिका से। और भारत से कितना निर्यात होता है? 7.35 करोड़। भारत अमेरिका के बीच ये जो ट्रेड है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं ग्राफिक्स के जरिए, और इसी की वजह से कहा यह जा रहा है कि लगातार टैरिफ जो है वो बढ़ाया जा रहा है। भारत अमेरिका ट्रेड देखिए क्या क्या है। कच्चा तेल, जी हां, कच्चे तेल की वजह से ही सब कुछ हो रहा है। पेट्रोलियम, जी हां, पेट्रोलियम के अलावा बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कोयला हो गया। जी हां, कोयला बहुत मायने रखता है। कोयला के अलावा भी देखिए विमान के पुर्जे, जो पार्ट्स होते हैं फ्लाइट्स के, जो हेलीकॉप्टर्स के या फिर जहाज के, वो भारत अमेरिका के बीच इनका व्यापार होता है। अंतरिक्ष यान के पुर्जे जो आपने देखा है वो, उसका भी व्यापार भारत और अमेरिका के बीच होता है। भारत अमेरिका ट्रेड हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किन से कितना व्यापार होता है। इसके अलावा देखिए भारत से क्या निर्यात होता है। दवाएं, जी हां, दवाएं भारत से निर्यात होती हैं। भारत से निर्यात होती है क्या? टेलीकॉम डिवाइस, बहुत महत्वपूर्ण आज के डेट में संचार व्यवस्था, टेलीकॉम डिवाइस यहां से भारत से इंपोर्ट होता है, वहां अमेरिका निर्यात होता है। इसके आगे देखिए गहने, कपड़े, ज्वेलरी, और जो कपड़े हैं वो भारत से निर्यात होते हैं। आप समझिए कैसे व्यापार को लेकर प्रभावित करने की बात कही जा रही है। 50% टैरिफ के साथ पेट्रोलियम, ये तमाम चीजें हैं जो भारत से निर्यात की जाती हैं, यानी अमेरिका भेजी जाती हैं, और अब इन पर टैक्स लगना है। कितना? 50%। पहले 25 और अब 27 तारीख से ये हो जाएगा अलग से 50%। टैरिफ का डर दिखाकर ट्रंप चाहते हैं दबाव बनाया जाए भारत पर, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि भारत कहीं भी हो झुकेगा नहीं। इसी पर हम आज चर्चा भी करने वाले हैं कि आखिर ये दबाव किस तरह से काम कर रहा है या फिर इसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। हमारे साथ एक बड़ा पैनल भी है। दिनेश सिंह नेता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर टीना कर्मवीर
प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ी हैं, डॉक्टर अंशु। जी हाँ, डॉक्टर अंशु है, वो भी हमारे साथ जुड़ी हैं, और साथ ही रंजन मिश्रा भी हैं, आर्थिक मामलों के जानकार हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि सवाल जो टैरिफ का उठा था उसके बाद बीजेपी की तरफ से कहा गया, प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया कि हम झुकेंगे नहीं। इसका मतलब बीजेपी से ही सवाल मेरा सबसे पहले आपसे दिनेश जी, क्या लगता है जो टैरिफ का टेरर जो है ट्रंप का, इसका कोई असर भारत में पड़ने वाला या फिर नहीं? असल में क्या है, इसके पहले जिन जिन देशों पर अमेरिका ने टैरिफ लगाया जी, वो देश अमेरिका के सामने नतमस्तक हो गए। कांग्रेस की प्रवक्ता भी हैं, उनसे जानना चाहूंगा कि लगातार कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए जा रहे थे कि शायद ट्रंप का टैरिफ का हंटर जो है वो चलेगा और मोदी जी झुक जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब क्या लग रहा है, ये टैरिफ जो है भारत को आत्मनिर्भर बना सकता है या फिर नहीं? जी शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहती हूँ कि विश्व गुरु बनने चले थे, टैक्स गुरु बन गए। अब ये जनता को बताएंगे कि हमने तो देखिए, जहां हाउडी मोदी कर रहे थे, नमस्ते ट्रंप कर रहे थे, हाउडी ट्रंप कर रहे थे, तो बड़ी विडंबना है ये कि आज जो है, पहले तो झप्पियां पाकर ये जो झप्पियां ले रहे थे, इनको लग रहा था कि विदेश नीति ऐसे ही चलती है। लेकिन ट्रंप का नाम लेने से क्यों डरते हैं? ट्रंप तो बार बार धमकाते हैं, सुबह उठते ही 34 बार जो है ट्रंप ये कह चुका है कि सीज फायर हमने करवाया। एक बार भी देश के प्रधानमंत्री के मुंह से क्यों नहीं निकला, ट्रंप का नाम नहीं निकला, और यही सच्चाई है। और अब ये सबको बताएंगे कि टैरिफ के कितने फायदे होंगे, जनता को मूर्ख बनाने का ये इनका एक षड्यंत्र है। लेकिन मैं साफ तौर पर कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से जो ट्रंप कर रहा है, ये साफ तौर पर दिख रहा है कि कमजोर और कायर प्रधानमंत्री है, जो कि अपने देश के लोगों की, किसानों की टीना जी, चिंता हो गई। अगर वाकई कमजोर होते, जो आप कह रही थी, कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि झुक जाएंगे, लेकिन झुके नहीं टीना जी। अभी साफ कर दिया है कि हम देशवासियों के हित में रहेंगे, झुकेंगे नहीं। आपके पार्टी के तमाम लोग कह रहे थे कि झुक जाएंगे ट्रंप के सामने। अब नहीं झुकेंगे क्योंकि व्यक्तिगत फायदा क्या होता है? क्या अडानी जी का उनको व्यक्तिगत फायदा तो अडानी जी से ही है ना। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ अडानी अंबानी है और कुछ नहीं है। उनकी राजनीति इसी से चल रही है, और वो इसीलिए वो डरे हुए और दबे हुए इसीलिए हैं क्योंकि वो अडानी से डरते, अडानी को बचाने के लिए लगे हुए हैं। और यही सच्चाई है, और ये सच्चाई देश के सामने आ गई है। अब आप कितना भी कर ले, मीडिया कितनी भी, अब मीडिया की अब थोड़ी जो मेहनत है वो ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अब तो मीडिया को वो करना पड़ेगा। जी, मैं आपके पास आऊंगा मैं। देखिए, दिनेश जी वापस जुड़ गया हमारे साथ। सवाल मैंने उन्हीं से किया था सबसे पहले। दिनेश जी, आप सुन पा रहे हैं? टीना जी का आरोप यह है कि आप टैक्स गुरु बना दिया, टैक्स के नीचे आ गए हैं आप। पहले ये कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था कि ट्रंप के टैरिफ टेरर में डर जाएंगे मोदी जी, और उसके बाद ट्रंप के जो टैरिफ है उसको मानना भी पड़ेगा। आलोक जी, जरा टीना जी के चेहरे की मुस्कुराहट देखिए। अगर कोई बात अमेरिका करता है जी, तो टीना जी को अमेरिका के राष्ट्रपति पर ज्यादा भरोसा है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पर ज्यादा भरोसा है कांग्रेस पार्टी और उनके प्रवक्ताओं को, और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं है। हम देश की, और इनके चेहरे की जरा मुस्कुराहट देखिए, हम मुस्कुराएंगे, इनके चेहरे की मुस्कुराहट देखिए। अगर यार यही कांग्रेस पार्टी के कोई प्रधानमंत्री होते तो अब तक शायद सरेंडर कर दिए होते। यही है, ट्रंप ने जिन जिन मुल्कों पर, जिन जिन देशों पर उन्होंने टैरिफ लगाया, एक आध देश को आप छोड़ दीजिए, बाकी किस तरह से सरेंडर कर गए। लेकिन मोदी जी ने कहा कि हम अपने देश और देशवासियों के किसी भी मसले में हम नतमस्तक नहीं हो सकते हैं। हमारा सभी देशों के साथ बराबर का हमारा व्यापार है। हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है। हम क्या किसानों की अनदेखी कर जाए, हम मछुआरों की अनदेखी कर जाए? ये नहीं हो सकता है। और प्रधानमंत्री जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। भारत के विदेश मंत्री ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है। लेकिन कांग्रेस की बौखलाहट कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आ रही है। अरे कितनी बार कहे प्रधानमंत्री जी, कितनी बार कहे विदेश मंत्री जी, मैं यही तो कह रहा हूं। लेकिन अफसोस की बात, कितना गैर जिम्मेदार विपक्ष इस समय और विपक्ष के नेता है कि इनको अपने देश की सेना पर भरोसा नहीं है, इनको अपने देश पे चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, अपने देश के संविधान पर भरोसा नहीं है, अपने देश के सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा नहीं है। रोज डांट खाते हैं
रोज माफी मांग कर आते हैं, लेकिन इन लोगों को देखिए, वोट चोरी पकड़ी गई है ना, अगर अब तो आप मिल जाएंगे, आपके चेहरे की मुस्कुराहट पकड़ी गई है। आपके चेहरे की 40 करोड़ लोगों को आप नहीं बना सकते। राहुल गांधी जी ने सच्चाई देश के सामने रख दी है, लेकिन राहुल गांधी जी ने सच्चाई प्रेस कॉन्फ्रेंस के और आपके नेता कह रहे हैं कि देश की जनता देख रही है, समय समय पर आपको जवाब दिए, जवाब देंगे। वोट चोरी सबके सामने है, किस तरीके से आप चुनाव जीत रहे थे, हम तो बार बार कह रहे हैं, हम तो बार बार कह रहे हैं कि आप महाराष्ट्र में वोट बढ़ाएंगे और जो है बिहार में वोट घटाएंगे, यही कर रहे हैं, यही इसी के माध्यम से आप चुनाव जीत पाए। जनता आपको क्या चुनाव जिताना चाह रही है? जनता को ये पता है कि आप सिर्फ और सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए काम करते हैं। आप ये भारतीय जनता पार्टी का मसला है आज, यही दुर्भाग्य है देश से कि आज इतना जब अमेरिका युवाओं को हाथ में हथकड़ी और बेड़ियां बांध कर भेज रहा था, तब क्यों नहीं बोले देश के प्रधानमंत्री? आपको शर्म आनी चाहिए कि उस समय सबसे कायम प्रधानमंत्री इस समय है, क्योंकि उन्होंने युवाओं के साथ ऐसा व्यवहार किया, भारतीयों के साथ ऐसा व्यवहार किया। चाहे व्यवहार करेंगे तो हम कांग्रेस पार्टी के साथ शिक्षा देंगे और ज्ञान देंगे उनको कि ऐसा मत करिए, क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री हैं। आपकी अगर छवि खराब होती है तो पूरे देश की, लेकिन आप जिस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। आप क्यों बता रहे हैं? आपके साथ पूरा रिपोर्ट खड़ा हुआ है, ये सच्चाई है। कहते ना, आपको खड़े होकर स्पष्ट संदेश देना चाहिए था। यही तो दूसरे मुल्क चाहते हैं कि आप आपस में लड़ते रहे। राजनीति के बहुत अवसर होते हैं, लेकिन जहां देश का मसला आ जाए वहां देश प्रथम होना चाहिए। लेकिन आप लोग तो उस पार्टी के लोग हैं जहां देश प्रथम नहीं है, परिवार प्रथम है। दिनेश जी, मैं आपको रोकूंगा, दोनों से सवाल होंगे मेरे, क्योंकि आप पक्ष विपक्ष हैं और आपकी लड़ाई हमेशा जारी रहेगी। लेकिन हमारे साथ देखिए डॉक्टर अंशु जोशी भी है, इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू से हैं। अंशु जोशी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, ये ट्रेड डील जो है 50% जो लग रहा है, 25 लग चुका, 25 बाकी है, कितना इंपैक्ट पड़ेगा भारत पर, या फिर ये भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं? आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर छुपा हुआ है, और इसके पहले मैं आपके साथ कुछ फैक्ट्स साझा करूं। और यहाँ कुछ प्रश्न उठे, 2 दिन से मैं चर्चाओं में देख रही हूँ कि एक ही प्रश्न जो है वो चर्चाओं में चल रहा है, जिसका जवाब कोई दे नहीं पा रहा है। तो मेरे पास उसका जवाब है, और इसीलिए मेरे तीनों वक्ताओं से, को पैनलिस्ट से विनम्र निवेदन है, जब मैं बोलूं तो बीच में टोकिएगा मत। 2 दिन से एक ही बात सुन रही हूं, ट्रंप और मोदी की मित्रता का क्या हुआ, ट्रंप ने मोदी जी को क्यों सपोर्ट किया? अरे भैया, कूटनीति के बेसिक्स पढ़ लो। ट्रंप और कमला हैरिस में जब चुनने की बारी आई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्या यदि कांग्रेस की भी सरकार होती तो क्या कमला हैरिस का समर्थन करती? यदि कमला हैरिस उस समय राष्ट्रपति बन जाती तो बनते ही भारत के साथ क्या व्यवहार करती, किस तरह के हम पे सैंक्शंस लगते हम सभी जानते हैं। वो महिला जो अपने आप को भारतीय मूल का कहने में भी शर्माती है, वो अपनी एथनिसिटी अलग बताती है, उसको देखते हुए हमने तुलना की ट्रंप के पिछले टर्म से, जिसमें हाउडी मोदी और ये तमाम प्रोग्राम्स भी हुए और उसके माध्यम से भारत और अमेरिका की जो रिलेशनशिप थी उसमें एक नया अध्याय शुरू हुआ। अमेरिका ने पहली बार भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात की, काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव्स में नए अध्याय खुले, चाहे आप एग्रीकल्चर की दृष्टि से देखिए, फार्मास्यूटिकल्स की, एजुकेशन की, पीपल टू पीपल कनेक्ट की, द लिस्ट इज लॉन्ग। हमने एक बड़ा माइलस्टोन तय किया। उसी को देखते हुए हमारी सरकार ने तय किया होगा कि हमें ट्रंप को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन वो हम देख रहे हैं कि ट्रंप किस तरह से, जो एक कहावत कही जाती है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अमेरिका ने ठगा नहीं, को चरितार्थ कर दिया। अब जो स्थिति बनी हुई है उस पे बजाय कि सॉल्यूशन ढूंढने के, मैं 2 दिन से देख रही हूं, जिस टीवी डिबेट में जाती हूं लोग आपस में बहस करने लगते हैं। आपने बहुत अच्छा बिंदु इस चर्चा में जोड़ा कि हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, मेक इन इंडिया की, भारत करने के चक्कर में आप कुछ भी बोल रही है। सुनिए आप ध्यान से, अगर आपको लग रहा है कि पहले भी नहीं करना चाहिए था, किस नेता ने क्या किया, न्यूक्लियर टेस्ट किया था, एक देश के नेता ने बता दीजिए जिसमें हाउडी मोदी और सैंक्शंस लगाए गए थे, लेकिन हमने सैंक्शंस के आगे झुके नहीं। तो इसका क्या परिणाम निकला? धीरे धीरे करके वो सैंक्शंस हम पर से हट गए। हम सीटीबी के साथ करने के दबाव में नहीं आए, पाकिस्तान का साथ दिया। किस तरीके से वो, जिस तरीके से लगातार नहीं बन पाते, भोजन खिला रहे, किसको डिनर खिला रहे हैं बताइए? हमने क्या किया? टीना जी प्लीज लेट मी स्पीक। लेकिन आपको कुछ नहीं पता, आपको सिर्फ जो है चाटुकारी कर रही है, आपको चाटुकारी करनी है, इसके बाद कुछ नहीं कर रहा है। आप सच्चाइयों से आप छुप नहीं सकते, सच्चाई आप ही जानती है। अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान खड़ा कर दिया, अमेरिका ने नाटो के मेंबर्स को नहीं छोड़ा है, अमेरिका ब्रिक्स के सारे मेंबर नेशंस पे, ब्राजील पे भी 50% टैरिफ लगा करके बैठा है। अमेरिका चाइना के साथ क्या कर रहा है हम ये देख रहे हैं। तो ट्रंप अपने इंटरनल टर्फ पे भी बौखलाए हुए हैं, क्योंकि वहां पर इन्फ्लेशन रेट्स बहुत हाई हैं, वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति बहुत खराब है, और अमेरिका के सामने अपने इंटरनल टर्फ पे बहुत सारे इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं। और यदि इंटरनेशनल टर्फ पर आप देखें
तो अमेरिका लगातार एक डिक्लाइनिंग पावर है, और जो ब्रिक्स की जिस तरह से हम शक्ति को बढ़ता हुआ देख रहे हैं, वो डीग्लोबलाइजेशन को आगे बढ़ा रहा है ब्रिक्स लगातार, उससे भी अमेरिका को चिंता है, क्योंकि अमेरिका डेट क्राइसिस को झेल चुका है, और ये परिस्थितियों को देखते हुए ट्रंप जो है वो इस प्रकार के निर्णय ले रहे हैं। लेकिन आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत बढ़िया जवाब दिया कि कृषकों के अपने जो यहाँ पे दूसरे एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी कीमत पर हम ट्रेड डील नहीं करेंगे। यदि झुक जाते तो ये लोग कहते झुक क्यों गए, अब नहीं झुके तो कहें कि झुके क्यों नहीं। तो ये तो चलिए मैं रोकूंगा अंशु जी आपको, टीना जी आप दोनों को रोकूंगा क्योंकि देश की बात है, सवाल देश का है, तो इस पर जवाब भी बेहतर तरीके से जानना जरूरी है। रजत मिश्रा है आर्थिक मामलों के जानकार। रजत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस टैरिफ का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, जिस इकोनॉमी को हम पाना चाहते हैं, जिस इकोनॉमी की हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री बात करते हैं, क्या उस पर इसका इफेक्ट पड़ेगा? धन्यवाद अनूप जी। देखिए, इफेक्ट पड़ेगा, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल होता है, किस तरह का है। आप एक पर्टिकुलर चीज को पिक करके नहीं इस चीज को डिसाइड कर सकते हैं। जिस तरह से $87 बिलियन का एक्सपोर्ट होता है इंडिया से या फिर अमेरिका में स्पेशली, और ये हम मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, इसमें बहुत डाइवर्सिटी है, मतलब बहुत तरह की चीजें ऐसी होती हैं जो जाती हैं, और इसमें कुछ चीजें ऐसी होंगी जिनमें डेफिनेटली काफी इंपैक्ट पड़ने वाला है। जैसे एक जो आपने ऑयल का भी बताया था, देखिए जब हम रशियन ऑयल सस्ते दामों पर खरीदते हैं और यहाँ से पेट्रोकेमिकल्स एक्सपोर्ट करते हैं, इससे काफी मुनाफा भारतीय कंपनियां कमाती हैं। इसमें डेफिनेटली कमी आएगी अगर ये 50% का टैरिफ रहता है तो। लेकिन कुछ ऐसी और चीजें हैं जिसमें, जैसे सी फूड की बात होती है। आपने अगर प्राइम मिनिस्टर का भाषण सुना होगा तो उसमें उन्होंने स्पेशली मछुआरों का भी जिक्र किया। फिशरीज की बात मछुआरों का जिक्र इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे यहाँ से जो एक्सपोर्ट होता है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, अगर आप पिछला 6 महीने ही देखें तो लगभग $3.4 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है, जो पिछले साल से 24% ज्यादा है। और इसमें जो प्राइमरीली जाता है वो सी फूड, जिसमें श्रिम्प्स वगैरह हैं। इस सिचुएशन में अगर ये टैरिफ कंटिन्यू रहता है तो जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं जैसे कि इंडोनेशिया, चिली या फिर कनाडा, यहां पर हमें लॉस झेलना पड़ सकता है, बिकॉज टॉप 3 एक्सपोर्टर्स में इंडिया आता है, और वहां अगर लगभग जितने मछुआरे हैं उनको इस मामले में दिक्कत आ सकती है। लेकिन अगर ये चीज सर्विसेज में जाती है, अभी फिलहाल ये सिर्फ एक्सपोर्ट्स गुड्स के फील्ड में लगे हैं जो टैरिफ लगे हैं, अगर ये सर्विसेज में जाती है तो अगेन एक समस्या आएगी। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात हमें भारत को इस समय समझने की है वो ये है कि आपको चाइना या बाकी देशों की तरह से कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स में अपने स्पेशलाइजेशंस बढ़ाने होंगे ताकि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो जा रहा है वो कंपीट ना कर पाए किसी भी और कंट्री से। बिकॉज अभी तक अगर हम चीप लेबर का फायदा उठाते आ रहे हैं, उसमें अगर 50% टैरिफ लगता है ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, बिकॉज जो हमें चीप लेबर के बेसिस पे बेनिफिट मिलता है वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर स्पेशलाइज्ड और क्वालिटी प्रोडक्ट्स जाते हैं जो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से बने होते हैं किसी भी फील्ड में, चाहे एग्रीकल्चर लें या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का ले लें, ESDM ले लें, जेम्स एंड ज्वेलरी ले लें, फार्मास्यूटिकल्स ले लें, अगर वो प्रोडक्ट्स जाते हैं तो यूएस के जो लोग हैं स्पेशली कोविड के बाद वाले पीरियड में उनको फार्मास्यूटिकल्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें चाइना को उन्होंने काइंड ऑफ बायकॉट कर दिया है। उस सिचुएशन में चाहे चाइना +1 का अगर हम लेते हैं उसमें भी, तो इंडिया के लिए अगर प्रोडक्ट्स अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन सकता है। एक और बात जो हमें अभी समझने की जरूरत है वो ये है कि हमें और डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है जो हमारे डेस्टिनेशन कंट्रीज हैं। यानी आप अमेरिका या सिर्फ यूरोप पर निर्भर नहीं रह सकते। आप ठीक है, आपने RCEP ज्वाइन नहीं किया, लेकिन स्टिल आसियान एक बहुत बड़ा मार्केट है, अफ्रीका बहुत बड़ा मार्केट है, मिडिल ईस्ट बहुत बड़ा मार्केट है। यहां पर भी आप देख सकते हैं जिनमें इस चीजों को बढ़ाया जा सकता है। और एक और फैक्टर जो मैं आपको बस लास्ट ऐड करना चाहूंगा, इंडिया में बहुत सारे जो मर्चेंडाइज हैं वो डोमेस्टिक कंजम्पशंस पर वर्क करते हैं। अगर हमारा जो अभी RBI ने भी रेपो रेट कट नहीं किया, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए, उसका भी ये कहना है कि अगर मानसून अच्छा आ रहा है तो रूरल इकोनॉमी बढ़ सकती है। यानी रूरल जो रजत जी, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस बात का अंदेशा शायद देश को या प्रधानमंत्री को बहुत पहले से था, इसीलिए ग्लोबल साउथ के जो देशों से मुलाकात हुई, इससे जोड़कर इसे देखा जा सकता है, हो सकता है उनसे हमारा व्यापार ज्यादा बढ़ जाए। अनूप जी देखिए अनूप जी, ये जो पर्टिकुलर बात है कि उन्होंने इस चीज को देखा होगा, ये डेफिनेटली ऑफिशियल्स ही कह सकते हैं या सरकारी इस चीज को ज्यादा क्लियर बता सकती है, लेकिन ये कोशिश काफी समय से चल रही है, चाहे RIC की बात हो, ब्रिक्स की बात हो या सार्क कंट्रीज की बात हो। कोशिश भारत ने पिछले कई दशकों से इस चीज में की है, स्पेशली पिछले 15-20 सालों में इस पर काफी काम हुआ है।
लेकिन अभी के कुछ, अगर हम कुछ सालों की बात करें और कोविड के बाद जो China+1 का हमें फायदा मिल रहा था कुछ चीजों में, यहां पर हमें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की जरूरत है। वो चीजें मेरे हिसाब से अभी भी थोड़ा सा मिसिंग है। और एक लास्ट बात अगर आप इस चीज में कर रहे हैं, तो अगर हम एग्रीकल्चर और डेयरी को ही लेते हैं, इसमें ही अगर डेटा एनालिटिक्स है, टेक्नोलॉजी है, एआई है, इसका इस्तेमाल हम करते हैं तो हम प्रोडक्टिविटी को कहीं ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो जो यूएस से आने वाला इंपोर्ट, जिससे अब अभी हम डर रहे हैं इस स्टेज में, स्पेशली एग्रीकल्चर, हम मांसाहारी दूध और तरह तरह की बातें कर रहे हैं, इन सब चीजों से काफी ज्यादा बचा जा सकता है अगर हम अपनी कैपेबिलिटी को इन टेक्नोलॉजिकल आस्था से भी जोड़ा जा रहा है देश में इंपोर्ट को लेकर, जिस बात को लेकर दबाव ट्रंप की तरफ से बनाया जा रहा है। मैं एक बार वापस आऊंगा आपके पास। टीना जी, आप शायद कुछ कहना चाह रही हैं। लगातार बीजेपी पर आप आरोप लगा रही हैं, 56 इंच का सीना, तमाम तरह की बातें कर रही हैं, लेकिन आपको जो डर था वो तो हुआ नहीं। टीना जी, मोदी जी झुक नहीं रहे। मोदी जी कह रहे हैं कि हम भाई सब कुछ यही करेंगे, आत्मनिर्भर भी बन जाएंगे हम, और दुनिया को दिखा देंगे कि आपको भारत से लेना पड़ेगा। नहीं 8 साल लग गए ना। 2017 में जब ट्रंप का पहला फेज था, उसी समय करवा लेना चाहिए था। लेकिन परिस्थितियां अलग थी। क्यों लगी? नहीं, सुनिए अभी पूरी बात सुनिए। आत्मनिर्भर भारत बनाने पूरे 77 साल में आपकी सरकार ने क्या दिया है इस देश को, आप इसका जवाब दीजिए। चाहे विदेश नीति की दृष्टि से, चाहे आंतरिक नीति की दृष्टि से, हर मोर्चे पर आपकी सरकार ये तो इतने महान ज्ञानी है, तो इस तरीके की बात की पहले हम आर्थिक, ये तो जो है मोदी जी को पहले सोचना चाहिए था। सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है, हम विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। आपको मोदी और ट्रंप का उदाहरण करिए। आपकी सरकार के समय हिंदी देखिए मैं आप दोनों को कह रहा हूं कि अपनी बात अलग अलग आप रखें तो शायद हमारे दर्शक भी सुन पाए। आपस में अगर आप ऐसे बहस करेंगे तो कोई बात सामने नहीं आएगी। मैं आऊंगा टीना जी, आपके पास आता हूं। पहले डॉक्टर अंशु जोशी, मैं रोकूंगा आपको, टीना जी की बात पूरी हो जाए फिर आप जवाब दीजिएगा। टीना जी, अपनी बात पूरी करें आप। मैंने जो कहा, शायद जो चीज आप सोच रहे थे वो हुआ नहीं। कि हम आत्मनिर्भर क्यों इतने लेट हुए? अमेरिका को तो हम पर पहले मेहरबानी कर देनी चाहिए। जब इतने बड़े विश्व गुरु हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं तो उनको तो पहले करना चाहिए था। वो तो उनके बेस्ट फ्रेंड है, डोनाल्ड ट्रंप जी तो उनके बेस्ट फ्रेंड है, वो तो उनके गले मिलते हैं, तो उनको तो पहले करना चाहिए था। मैं तो बार बार ये कहूंगी कि ये एक व्यंग नहीं है, सच्चाई है कि आप जो है जनता को मूर्ख समझना बंद करिए। और ठीक जब तक आपके पास अच्छे लोग, मैं तो बार बार कह रही हूँ ना कि आप लेजर बीम करके इस तरीके की मीम बनाकर आप विदेश नीति नहीं चला सकते। आपको जो डिप्लोमेसी वो आती नहीं, और आप जो है इस तरीके की बातचीत आके करते हैं और फिर कहते हैं उससे ये फायदा होगा, वो फायदा होगा। चलिए मैं आपको टीना जी, आपको रोक एक सवाल आपसे करूंगा। टीना जी, आप विदेश नीति की बात कर रहे हैं, क्या आपकी सरकार थी कभी विदेशों में आप इतने महत्वपूर्ण आपको समझा जाता था? कांग्रेस की सरकार के दौरान बताइए आप, क्या आपके रिश्ते इतने ज्यादा ग्लोबल थे या फिर इतने ज्यादा जो चीजें हुई थी? एकदम दिल पर हाथ रख के बता दीजिए मुझे आप। हाँ, दिल पे हाथ। जो स्टूडेंट जा रहे हैं ना वीजा लेने के लिए, वो तरस रहे हैं, वो देखिए। और जिस तरीके से बेड़िया बांध कर भेजा गया था वो अपमान था। छोटे छोटे स्टेट के साथ ऐसा नहीं किया गया था, लेकिन जो भारत के साथ किया, भारतीय नागरिकों के साथ, वो वीडियोज आपने भी देखे होंगे। और आप कहिए, आप दिल पर हाथ रख के कहिए कि आपने जब वो तस्वीरें देखी थी तो आप भी एक पल के लिए तो मायूस जरूर हुए होंगे कि हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहे ट्रंप। तब तो मीडिया ने कोई डिबेट नहीं करनी चाहिए थी, एक डिबेट इस पे भी रखनी चाहिए थी कि हमारे साथ अपमान किया गया है। और ऐसे कुछ सवाल आपका है, भारतीयों का अपमान था। ठीक है, सवाल आपका है। अंशु जोशी के पास कुछ डिटेल्स हैं, वो शेयर करेंगे। अंशु जी बताइए। इसके प्रवक्ता को म्यूट कीजिए, तब मैं अपनी बात करूंगी, क्योंकि मुझे लगातार मैसेजेस आ रहे हैं। मैं जब बोल रही हूँ ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैं अपनी बात ही नहीं रख पा रही। नहीं, आप अपनी बात बोलिए। मैंने कहा कि बारी बारी से कहें तो जवाब मिलेगा शायद। बिल्कुल, ये शो तभी सफल रहता है क्योंकि हम इसमें सब अपनी अपनी बात रखते हैं। मैं ये कहना चाह रही थी कि आज जो ट्रंप ने किया है, हम इस चीज को समझे कि ये कूटनीति में देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड, देयर इज नो परमानेंट एनिमी। और अमेरिका एक ऐसा देश है जो अपने नेशनल इंटरेस्ट्स को ध्यान में रखते हुए मिनट से पहले मित्रता को तोड़कर शत्रुता अपना लेता है, वाइस वर्सा। आप देखिए कोल्ड वॉर के दौरान कैसे पाकिस्तान को बेस बनाकर, और जब भारत पाकिस्तान के बीच में तनातनी की स्थिति थी, जब बांग्लादेश बना था, तब किसका साथ अमेरिका ने दिया था? तब अपना 7th फ्लीट भेज दिया था भारत के अगेंस्ट, भारत को डराने के लिए। हालांकि हम तब भी नहीं डरे। अब यदि हम अभी के समय में आते हैं तो ट्रंप हमें टैरिफ का डर दिखा रहे हैं, क्योंकि ब्रिक्स बहुत तेजी से आगे बढ़ती हुई संस्था है जो अमेरिका के प्रभुत्व वाली डॉलराइज जो इकोनॉमी है उसको डी डॉलराइज करने में लगे हुए हैं सारे देश। ब्राजील पर भी बहुत हाई टैरिफ लगे हैं, भारत पर भी लगे हैं, और जो ब्रिक्स के दूसरे सदस्य देश हैं उन पर भी लगे हैं। तो हमें सॉल्यूशन की तरफ दृष्टि डालनी चाहिए, बजाय कि इस चीज पर बहस करने के बार बार लगातार कि भाई ट्रंप और मोदी की मित्रता का क्या हुआ। मैं पिछले कट में यही बताना चाह रही थी कि
पिछले टर्म में जिस तरह से ट्रंप ने भारत के साथ अपने रिश्तों को मजबूत बनाया, जिस तरह से हम एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले गए, उसको देखते हुए जब मोदी जी को चुनने का अवसर आया कि कमला हैरिस और ट्रंप में से किसे चुना जाए, तो उनमें हमें ट्रंप एक बेहतर चॉइस के रूप में सभी भारतीयों को नजर आए। वहां के जो अप्रवासी भारतीय थे उन्होंने भी ट्रंप का समर्थन किया, क्योंकि कमला हैरिस वो उम्मीदवार थी कि जो यदि राष्ट्रपति बनती तो भारत पर लगातार सैंक्शंस लगाती। इसीलिए मोमेंटम कंटिन्यू रहे दोनों देशों के बीच संबंधों का, ट्रंप को हमने तब सपोर्ट किया। अब यदि ट्रंप हमारी पीठ में इस तरह से छुरा घोंप रहे हैं, तो इसके लिए हम भारत सरकार को कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? मौके और आज जब मोदी जी नहीं झुके तो ये लोग कह रहे हैं कि झुके क्यों नहीं? पहली बार दोस्ती बहुत अच्छी थी और उसका असर भी दिखा था। मेरा दोस्त मोदी और हाउडी मोदी की तरह। मैं आपके पास होगा दिनेश जी, जो आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया गया है जायज है कि जितनी दोस्ती थी, और अंशु जी ने भी कहा कि जो फर्स्ट टर्म में जितनी दोस्ती थी, जो गलबैया साथ थी, वो अचानक से कैसे पलट गई। अब यह कहना पड़ रहा ट्रंप को कि बेहतर साझेदार भारत नहीं है। दोस्ती कैसे टूटी? असल में क्या है अनूप जी, और जब कोई बोलता है तो कोई बीच में नहीं बोलता है, और कोई बोलने लगता है तो कांग्रेस की प्रवक्ता बीच में बोलती है। तो निवेदन है कि बीच में ना बोले। मैं सिर्फ ये कह रहा था, अभी टीना जी कह रही थी कि 8 साल से क्या कर रहे थे। अरे 5 दशकों से कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी, अगर हम यही पूछे तो। बाकी हम क्या कर रहे थे? आपके प्रधानमंत्री ने तो अपने आप को पुरस्कृत किया था अपने गले में। अब जरा बीच में नहीं, बीच में नहीं सुन लीजिए ना, सुन लेंगे तो अच्छा बोल पाएंगे, जवाब दे पाएंगे। हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, होने लगती है तो अपना पुरस्कार अपने गले में डालने का काम किए थे। आज प्रधानमंत्री मोदी जी को 24 देशों ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। मैं इसकी भी बात नहीं करता, क्योंकि अनूप जी आप जानते हैं अमेरिका हमेशा से चाहता है कि आज दुनिया में उसका दबदबा इसी तरह से कायम रहे, लेकिन अब नहीं हो सकता है। ये बदला हुआ हिंदुस्तान है, ये कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है। मोदी जी झुकते नहीं है, न रुकते हैं, न झुकते हैं, न टूटते हैं। ये अंतरराष्ट्रीय तो पता नहीं क्या टीना जी क्यों बोल देती हैं। ये सभी देशों के साथ हमने कहा कि समान रूप से व्यापार, कहीं किसी देशों के साथ आप आयात करते हैं, किसी देशों के साथ आप निर्यात करते हैं, और सभी करते हैं। जो अमेरिका में कह रहे हैं कि आप रूस से तेल मत खरीदिए, क्या अमेरिका और यूरोप कंट्री रूस से जो है उनका व्यापारिक समझौता नहीं चल रहा है क्या? उनके परमाणु कार्यक्रम उनके सहयोग से नहीं चल रहा है क्या? वो बंद कर देंगे क्या भारत के कहने से? अगर आप भारत के कहने से, किसी दूसरे देश के कहने से आप नहीं बंद कर सकते हैं, तो टीना जी, तो अमेरिका के कहने से भारत क्यों बंद कर देगा? आज आप 25% लगाएंगे, फिर 50% लगाएंगे, कल 75% आप ब्लैकमेल करेंगे। कोई भी देश इस तरह से कर सकता है ना। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने, टीना जी, स्पष्ट रूप से कहा है कि हम भारत और भारतीयता के साथ किसी तरह से कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। हम कृषि के क्षेत्र में अपने किसानों के साथ, अपने मछुआरों के साथ, अपने डेयरी प्रोडक्ट के साथ हम किसी तरह का कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। हमारे देश और हमारे देशवासी हमारे लिए सर्वोपरि, हमको जो करना पड़ेगा हम करेंगे। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, आज जब इस तरह की बातें सामने आती है तो मुझे अफसोस होता है कि विपक्ष इतना गैर जिम्मेदार हो जाएगा कि अगर आज भारत के खिलाफ कोई बात की जा रही है, विपक्ष खड़ा हो जाता है। राहुल गांधी उनको हंसी आने लगती है। दिनेश जी, देश सबसे बड़ा है और सबसे पहले देश ही है और देश हित के लिए काम करना चाहिए। रजत जी के पास आऊंगा। रजत जी, कोई नया विकल्प आपको दिख रहा है? क्योंकि जापान, चीन जा रहे हैं, अगर कहीं से अमेरिका से दूरी बन रही है तो किसी से नजदीकियां भी बन सकती हैं, ऐसा लग रहा है, संकेत मिल रहे हैं? अनूप जी, संकेत मिल रहे हैं, इसीलिए अभी एनएसए भी गए हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि वो विजिट कर सकते हैं चाइना। पुतिन के आने का अगस्त में बात हो रही है, बाकी और कंट्रीज से इस तरह का अप्रोच चल रहा है, तो ये कोशिश ज्यादा चल रही है। लेकिन हमें एक चीज और ये समझनी पड़ेगी कि यूएसए को, जैसे अभी शायद कह रहे थे कि काफी गिरती हुई पावर है, देखिए यूएस के साथ हमें दोनों चीजें समझनी पड़ेगी। यूएस की पावर भी समझनी पड़ेगी, उसकी हिपोक्रेसी भी समझनी पड़ेगी। पिछले अगर 7-8 सालों की बात करें, यूएसए ने $10 ट्रिलियन अपनी इकोनॉमी में लगभग ऐड किए हैं। इसका मतलब अगर आप समझें तो 2 भारत और 1-2 कोई और कंट्री ले लीजिए, इतना उसने अपने जीडीपी में ऐड किया है। यानी ये गिरती हुई पावर तो नहीं है, लेकिन इसको जिस लेवल पे चाइना से काउंटर मिल रहा है, वो एक प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो अमेरिका के लिए बनता है। लेकिन अगर हम इसी की हिपोक्रेसी की बात करें तो हमेशा यूएस का रोल रहता है, उसका कहना रहता है कि भाई
भारत में चाहे पीएम किसान हो या बाकी सब्सिडीज हो उर्वरक की या ऑयल की, उसके माध्यम से भारत यहाँ के किसानों को इंसेंटिवाइज कर रहा है। अगर आप इसी इंसेंटिवाइजेशन की बात करेंगे तो हर एक प्रोड्यूसर के लिए अमेरिका लगभग 25 से 30 लाख रुपए देता है। उसके बदले में अगर हम भारत की सिचुएशन देखें तो 6,000, 10,000, 15,000, 20,000 ये टोटल सब्सिडीज हैं जो आती। और अगर उसी में लोगों की बात करें तो आप सोच लीजिए 18 से 20 लाख फैमिलीज होंगी जो फार्मर्स फैमिलीज हैं यूएसए में। इसके कंपैरिजन में यहाँ करोड़ों में ये संख्या है, मतलब 10-10 करोड़ फैमिलीज हैं। आपने पहले भी कहा था 60-70% जनता है जो यहाँ की है। इसी का एक और मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं हिपोक्रेसी का। इथेनॉल का केस ले लीजिए। इथेनॉल वहां से एक्सपोर्ट होता है, मतलब इंडिया इंपोर्ट करता है इथेनॉल का लगभग 400-450 मिलियन डॉलर का इंपोर्ट अभी पिछले बार हुआ है। अभी तक जो इथेनॉल का इंपोर्ट है वो केमिकल्स के लिए, इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस के लिए, इस तरह की चीजों के लिए भारत उसका इस्तेमाल करता है। लेकिन फ्यूल के लिए अभी चाहे गवर्नमेंट हो, नितिन गडकरी साहब हो, वो सभी इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, बातचीत चल रही है इथेनॉल का यूज करने का, ब्लेंडिंग हो रही है कुछ लेवल तक। अमेरिका ये चाहता है कि ये ब्लेंडिंग और ज्यादा बढ़ाई जाए और वहां से जो इथेनॉल आ रहा है उसका इस्तेमाल इस फ्यूल के लिए किया जाए। और चूंकि फ्यूल कंजम्पशन इंडिया का बहुत ज्यादा है, उस सिचुएशन में वहां से जो इथेनॉल आ रहा होगा उसका इंपोर्ट, मतलब हमारे लिए इंपोर्ट एटलीस्ट, वो काफी ज्यादा यानी कि मल्टी बिलियन डॉलर्स में जा सकता है। इस टाइप की बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हैं जिसका इस्तेमाल अमेरिका कर रहा है। और एक और पार्ट उसमें है कि ये नेगोशिएशन की टैक्टिक होती है, उसे 20 दिन के लिए बढ़ाया गया है। चांसेस ये हैं कि ये कुछ वापस आ जाएगा। लेकिन रजत जी अब तो संभावना नहीं लग रही है। पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि अब हम झुकेंगे नहीं और हम अपने देश हित में, अपने मछुआरों, कृषि के जो लोग हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े, उनके लिए आगे बढ़ेंगे। आप फ्यूल की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा कंजम्पशन फ्यूल का। कोई वैकल्पिक व्यवस्था, इलेक्ट्रॉनिक चीजें जो आ रही हैं, आप इलेक्ट्रिक गाड़ी ले ले या जो चीजें हैं, इनका प्रोडक्शन बढ़ सकता है, इन पर जो सब्सिडी है वो बढ़ जाए तो शायद इनका इस्तेमाल ज्यादा हो जाए। कहीं ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था तो जरूर होगी। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि अगर हम ईवी के इस्तेमाल के लिए ज्यादा जाते हैं तो हमारी चाइना पर डिपेंडेंसी बढ़ रही है। बिकॉज रेयर अर्थ मेटल जो हो, वहां के जो चिप्स आ रहे हो, उसके सेंस में चाइना के साथ भी बहुत सारी डिपेंडेंसी है। बहुत सी चीजें हम अपना प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, वही ट्राई चल रहा था। सेमीकंडक्टर के लिए ही अगर हम बात करें तो सिंगापुर से, जापान से, कोरिया से भी इस सब में टाई अप हुआ है, एमओयू साइन हुए हैं, इंडिया में प्रोड्यूस किया जा रहा है। लेकिन स्टिल इसका जो प्रोडक्शन आएगा और जो लार्ज स्केल पे जैसी रिक्वायरमेंट है इंडिया की, उसको जाने में थोड़ा वक्त अभी लग सकता है। तो इसे स्पीड अप करने की कहीं ज्यादा जरूरत है। इसीलिए जो पहले हमने कहा था कि टेक्नोलॉजी वाली बात है वो बहुत क्रूशियल है और इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं आप कि कहां जरूरत है, कहां फोकस करना है, तमाम चीजों को। रजत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अंशु जी मैं आपके पास आऊंगा। अमेरिका सिर्फ भारत के साथ ऐसा नहीं कर रहा अंशु जी, तमाम देशों के साथ उसके ऐसे ही रिश्ते हैं। टैरिफ वॉर जो है वो चल रहा है, चाहे जो भी हो, चाइना हो, चाहे जो रशिया हो, चाहे जो भी उसके दोस्त हो उनके साथ भी। तो किसके किसके साथ दुश्मनी निभाएगा अमेरिका? लग रहा है आपको कि सबको दुश्मन बना के अमेरिका खुद राज कर सकता है, या फिर अपना पावर जो सेंटर बनने की कोशिश कर रहा है वो पावर सेंटर उसके पास रहेगा? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। वैश्विक राजनीति में जब हम शक्ति की परिभाषा को देखते हैं तो हम सिर्फ आर्थिक पैमानों पर शक्ति को नहीं आंकते। जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें टेरिटोरियल, मिलिट्रियल, सॉफ्ट पावर और आपकी इकोनॉमिक पावर किस प्रकार की है, इस पर शक्ति के पैमाने निर्धारित होते हैं। कोल्ड वॉर के बाद से हमने देखा कि कैसे विश्व द्विध्रुवीय हुआ और फिर मल्टीपोलर हो गया, बहुध्रुवीय हो गया। आज ये बहुध्रुवीय विश्व है। इसीलिए मैंने कहा कि यूएस एक डिक्लाइनिंग पावर है, क्योंकि यूएस जिस समय हेजेमोनिक पावर थी वो समय तब था जब उसने यूएसएसआर की लॉबी को हराकर, तब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था और एक तरह से कोल्ड वॉर को जीता था। लेकिन आज की स्थिति बहुत कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस के वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, जिसमें अलग अलग जो कंट्रीज हैं वो बायलैटरली और मल्टीलैटरली एक दूसरे के साथ में इंगेज भी करती है और डिसएंगेज भी करती है। फॉर एग्जांपल भारत और चीन टेरिटोरियल विवाद में है, लेकिन देखिए आपका सेकंड ट्रेडिंग पार्टनर है। यू कैन नॉट निग्लेक्ट दैट फैक्ट। तो वहीं पर अब जब हम देखते हैं कि विद इन नाटो अलग अलग खेमे हो गए हैं, ऐसे कई देश हैं जो अब ट्रंप का और अमेरिका का विरोध कर रहे हैं। फिर हम आते हैं एशिया में, लैटिन अमेरिका की तरफ और अफ्रीका। ये वो देश हैं जो ग्लोबल साउथ की मुखर आवाज के रूप में उभरे हैं। ये ट्रंप के या अमेरिका के पपेट के रूप में, कठपुतली के रूप में अब काम नहीं करना चाहते हैं, नहीं करेंगे। यही वजह है कि भारत की दोस्ती इनसे ज्यादा बढ़ रही है। जी मैं हमारे साथ देखिए आकाश जिंदल भी जुड़ गए हैं। और शास्त्री आकाश जी, आपको क्या लगता है 50% टैरिफ देर से जुड़े हैं आपको भारत के लिए क्या है, आत्मनिर्भर बनने का मौका या फिर नुकसान? क्या लग रहा है आपको इकोनॉमिकली, क्या कहां देख रहे हैं भारत को आप? सबसे पहले तो बात कर लेते हैं अमेरिका की। जी भारत की बात जो है, अपने देश की बात तो मैं करूंगा ही करूंगा। अमेरिका को टैरिफ का तोहफा मिल चुका है, जिसकी बात मैं अक्सर तमाम चैनल पे करता था। अब ये आकाश जिंदल या आकाशजिंदल.in की रिसर्च नहीं, अमेरिका की अपनी रिसर्च बता रही है, वहां अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुकी है टैरिफ के कारण।
वहां जीडीपी ग्रोथ स्लो डाउन हो चुका है टैरिफ के कारण, वहां इन्फ्लेशन बढ़ चुकी है टैरिफ के कारण। तो सबसे बड़ा खमियाजा, सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका खुद भुगत रहा है टैरिफ की वजह से। जहां तक हिंदुस्तान की बात है, हमारी डोमेस्टिक मार्केट बहुत स्ट्रांग है। दूसरा, हमने कई इंटरनेशनल टाई अप्स किए हैं, चाहे यूके के साथ हो, यूरोप की कंट्रीज के साथ हो, फिलीपींस के साथ हमारी बातचीत चल रही है। ऑल्टरनेटिव मार्केट्स हम ढूंढ लेंगे। देखिए बात सीधी सी है, अमेरिका जो है किसी से ना सीखे, अपने आप से सीख ले। मैं वो बात करूंगा जो अभी तक जिक्र नहीं हुआ। मैं आपको 95 साल पहले लेके जाऊंगा 1930 में। 1930 में भी जो है अमेरिका में टैरिफ का एक खेल खेला गया था, बहुत बढ़िया खेल खेला गया था। और वो खेल इतना इंटरेस्टिंग था कि उसकी वजह से ग्रेट डिप्रेशन, अगर आपको याद हो, ग्रेट डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा कारण उस टाइम के टैरिफ थे, जिसके बाद वर्ल्ड वॉर शुरू हुई थी। तो ऑलरेडी अमेरिका 95 साल पहले टैरिफ का खेल खेल चुका है, और टैरिफ के खेल ने इतनी बड़ी ग्रेट डिप्रेशन को कहीं ना कहीं एड की थी। और साथ ही साथ ट्रेड वॉर, उसे कहा जाता है मदर ऑफ ट्रेड वॉर, जो उस समय हुई थी। तो कहीं ना कहीं महाभारत सीरियल आया करता था टीवी पे, थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा इस डिस्कशन को, उसमें टैगलाइन हुआ करती थी, सीख हम बीते युगों से नए युग का करे स्वागत। तो मैं अमेरिका के भी जो है लोगों को, पॉलिसी मेकर्स को कहूंगा कि हमारे महाभारत सीरियल की इस लाइन से कुछ सीख लें, अपने देश के एक्सपीरियंस से कुछ सीख लें। जहां तक हिंदुस्तान की बात है, शॉर्ट टर्म में जॉब पे, मैन्युफैक्चरिंग पे इम्पैक्ट आ सकता है, बट लॉन्ग टर्म में वो इम्पैक्ट नहीं आएगा। आज दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, सबसे फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हम है। जर्मनी थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी, 2023 और 2024 नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ है। खुद अमेरिका रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने के बाद 2 क्वार्टर्स नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दी है। फर्स्ट और थर्ड इकोनॉमी का बता दिया मैंने। सेकंड है चाइना, जो डिफ्लेशन का शिकार है। तो जनाब, मैं किसी अभिमान के साथ नहीं कह रहा, सच्चाई आपके सामने रखता हूं। हिंदुस्तानी, हमारी इकोनॉमी, हम चढ़ते हुए सूरज हैं। चढ़ते हुए सूरज को सलाम करना चाहिए, उसके साथ हाथ मिलाना चाहिए, ना कि उससे डिस्टेंस बनाना चाहिए। दुनिया के दस्तूर से जो है दूर अमेरिका को नहीं जाना चाहिए, और अब अपनी इकोनॉमी की इन्फ्लेशन नहीं बढ़ानी चाहिए। हिंदुस्तान तो मैनेज कर लेगा। देखिए 5 साल ग्लोबल स्लोडाउन में हमने किसी जादू से मैनेज नहीं किया। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्र हित वाली सरकार है, और बहुत ही टैलेंटेड टीम है, जिन्होंने 5 साल जब ग्लोबल स्लोडाउन रहा तब भी हिंदुस्तान बिल्कुल, दुनिया की, और शायद यही वजह है कि मोदी जी ने हिम्मत दिखाते हुए साफ कर दिया कि हम झुकेंगे नहीं। टीना जी, मैं आपके पास वापस आता हूं। अब तमाम मेहमान को सुन पा रहे हैं। शायद आप जो कह रहे थे, आपसे कोई भी आपकी बातों से मेल नहीं कर रहा है, या फिर आपका समर्थन करता नजर नहीं आ रहा है। इनको उम्मीद है कि भारत और मजबूती से उभरेगा। देखिए, ये तो आप लोगों की काबिलियत है, मीडिया की। मैंने पहले कहा, अतिरिक्त जिम्मेदारी मीडिया को दी गई है कि आप लोगों ने जो है 4 लोग जो है ऐसे लोग बुलाए जो कि पक्ष में है। तो जाहिर तौर पर यही जनता को दिखाने की कोशिश है। लेकिन जिस तरीके से मोदी जी जो प्रयास कर रहे हैं, आप अपने आप को कम आंक रहे हैं क्या टीना जी? आपने 11 कम आंक रही है क्या आप भी बैठी हैं अकेले, पुरजोर तरीके से अपनी बात रख सकती हैं आप। सुनिए, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। और जो आपने गलत जानकारी दी वो मैं बता दूं कि चाइना के ऊपर ना अतिरिक्त कोई टैरिफ नहीं लगाया यूएस ने। तो हम तो जो हमारे देश के ऊपर करेंगे तो हम तो सवाल उठाएंगे। तो विपक्ष का काम है सवाल उठाना, और हम विपक्ष का जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और जिस तरीके से जो ये प्रयास किया जा रहा है, ट्रंप के लिए एक शब्द नहीं बोलते हैं, चाइना के लिए एक शब्द नहीं बोलते हैं। मोदी जी अब तो जा रहे हैं खैर घूमने फिरने के लिए, जो भी हम तो ये कहेंगे साफ तौर पर घूमने फिरने जा रहे हैं। क्योंकि जब 34 बार जब सीज फायर के लिए बोल चुका है, एक बार भी मोदी जी ने तो इनकार ही नहीं किया कि ट्रंप जो है वो झूठ बोल रहा है। हम तो कह रहे हैं, हमने तो इवन राहुल जी ने तो मौका दिया था संसद के अंदर कि आप कहिए, आप में 50% भी अगर हिम्मत है तो आपको इंदिरा गांधी जी की तरह बोलना चाहिए, जवाब देना चाहिए। लेकिन कोई हिम्मत नहीं है। अभी डर क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये हमें भी नहीं समझ में आ रहा। या तो अडानी जी का डर है या अंबानी जी का, या इन्हीं की डर की वजह से ये चुपचाप बैठे हुए हैं। और अगर विदेश नीति किसी को झूला झुलाने से, किसी को खाना खिलाने से, इससे हो जाती तो बहुत बढ़िया, भाई झुलाइए झूला को। चाइना, चलो मैं दिनेश जी के पास चलता हूं। दिनेश जी, क्या विदेश नीति ऐसे चलेगी जैसे टीना जी कह रही हैं? क्या आप झूला झुलाएंगे, विदेश घूमने जाएंगे? तमाम तरह के सवाल आपकी पार्टी पर लग रहे हैं। डील करके आएंगे अपने असल में टीना जी से कम भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी से विदेश नीति नहीं सीखी। और कांग्रेस पार्टी हमेशा जब कोई चर्चा होती है, जैसे अभी भी चर्चा हो रही, तो कांग्रेस पार्टी दोहरी भूमिका में हो जाती है। एक तो इनको कांग्रेस का प्रवक्ता बनना पड़ता है, दूसरे कभी इनको चाइना का प्रवक्ता बन जाना होता है, कभी पाकिस्तान का प्रवक्ता बन जाना होता है, अभी अमेरिका की प्रवक्ता बन गई है। ये चाइना को कैसे देखे, जैसे चाइना का नाम आया उन्होंने कहा उनके ऊपर टैरिफ का, क्योंकि इनका तो समझौता है ना, इनको
को तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और कांग्रेस पार्टी का आपस में समझौता है कि एक दूसरे का बचाव करना है। टीना जी, मैं उनके बीच बोल रहा था, क्या मैं तो सुन रहा था, बार-बार कहता हूं कान का इस्तेमाल करेंगे तो मुंह से अच्छा इस्तेमाल करेंगे, सुन लेंगे तो जवाब दे पाएंगे। लेकिन आप सबके राहुल गांधी की तरह बीमारी हो गई है, जैसे राहुल गांधी को बीमारी हो गई। आपको मैं पहले ही कहा कि आपको किसी पर भरोसा नहीं, अब तो आप बैठकर यहाँ चैनल और पत्रकारों को भी कह रहे हैं कि कोई भी अगर सत्य बात करे, चाहे यहाँ शास्त्रीय सत्य बात करें या चाहे उस विषय के जानकार सही बात करें, लेकिन सारी बातें इनको फालतू लगेंगी। ये पार्टी तो वो पार्टी है तो युद्ध में जीती हुई जमीन को टेबल पर बैठ के दे देते हैं और ये विदेश नीति सिखाने चले। राजनीतिक सरकार से किस क्षेत्र में भारत जो है क्यों नहीं किसने कर दिया था? भारत की इकोनॉमी छोड़कर गए कहां से कहां पहुंच गए, आपको कुछ पता ही नहीं। प्रधानमंत्री अमेरिका के प्रधानमंत्री पर चर्चा ही नहीं करना चाहती हैं, आप पर चर्चा ही नहीं करना चाहते हैं। देखिए, इसे लड़ाई का मंच ना बनाए। पक्ष विपक्ष में लड़ाइयाँ बहस होती है, लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे बहस नहीं होना चाहिए। दिनेश जी, टीना जी, आप दोनों को बराबर मौका दे रहा हूं मैं। लगातार हम इस पर चर्चा भी कर रहे हैं। डॉक्टर टीना, मैं वापस आपके पास आऊंगा। जो पैनल है, टीना जी प्रवक्ता है कांग्रेस की, मैं आपका रुख करता हूं। टीना जी, सवाल मेरा आपसे यही है कि आप खुश नजर आ रही हैं। खुशी किस बात से? आपको एक बड़ा मुद्दा मिल गया इसलिए, या फिर देश पर टैरिफ लग रहा है इसलिए, देश का नुकसान हो रहा है इसलिए? मैं तो इस बात का इंतजार कर रही हूँ। दिनेश जी, अंजू जी और जो बैठे हैं मित्तल जी, आकाश जिंदल जी और देवेंद्र साहब, सीएम साहब, मोदी जी कब नेहरू जी का नाम लेंगे कि नेहरू जी की वजह से ऐसा हो गया? कब मीडिया ये कहेगा कि नेहरू जी की वजह से हो गया है? तो हम तो इंतजार कर रहे हैं कि कभी नेहरू जी पर दोष डालेंगे कि जो कुछ भी हो रहा है वो उनकी वजह से हो रहा है, क्योंकि घूम फिर कर वही आते हैं। लेकिन ये मुद्दों से भागते हैं और सच्चाई से भागते हैं। हम तो साफ तौर पर कहेंगे, विपक्ष उनको बार बार आईना दिखाता है लेकिन विपक्ष की सुनना ही नहीं चाहते। हम तो कह रहे हैं ना, ये संसद में चर्चा कर लीजिए। संसद में हम इस पे भी चर्चा चाहते हैं कि आप चर्चा कीजिए। लेकिन टीना जी, देखिए, नुकसान इससे किसका है? नुकसान आपका है, मेरा नुकसान है, देश का नुकसान है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बीजेपी वालों का नुकसान होने वाला है। हम तो साफ तौर पर कहेंगे कि क्यों हमें आर्थिक ब्लैकमेल, इसे हम आर्थिक ब्लैकमेल ही कहेंगे, आर्थिक ब्लैकमेलिंग, इकोनॉमिक ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? हम तो सवाल उठाएंगे और हमें उम्मीद है कि देश के प्रधानमंत्री जवाब देंगे। जैसे मणिपुर पर जवाब दिया, जैसे सीज फायर पर जवाब दिया, ऐसे जवाब देंगे। कोई जवाब नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ये जैसे काले कृषि कानून आए थे, उसकी तारीफें करने आ गए थे, नोटबंदी की तारीफ की थी और ऐसे ही कोविड के समय किया था और फिर बाद में आके माफी मांग लेते हैं कि हमसे गलती हुई थी। इसलिए मैं कहती हूँ, मोदी जी आपसे सत्ता नहीं संभल रही, आप इस्तीफा दीजिए और घर बैठिए या विपक्षना में चले जाइए। आप इस्तीफा दीजिए, क्योंकि अब आपके ऐसे प्रधानमंत्री की देश को जरूरत नहीं है जिसको विदेश नीति का व्यय नहीं पता है, जिसको ये जानकारी नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या इस देश के लिए सही है, क्या इस देश के मेरे सवाल का जवाब आपने दिया नहीं। मैंने जो कहा था, शायद राजनीति में ये होता है, प्रवक्ता शायद सवाल घुमाते हैं। मैं आकाश जिंदल आपके पास आऊंगा, काफी देर से खामोश हैं आप। आकाश जी जवाब दीजिए। दिनेश जी, मैं आऊंगा आपके पास, लौटूंगा आपके पास जी। आकाश जी की आवाज शायद नहीं आ रही है। दिनेश जी आपके पास आ रहा हूं। दिनेश जी जवाब देना चाह रहे थे। आज सबसे पहले इन्होंने बात की है झूला झूलने की और जीडीपी ग्रोथ की। मैं आपको बता दूं, 2020 से 25 तक दिनेश जी आऊंगा आपके पास। आकाश जी को सुन लेते हैं। मेरे हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ किसी भी कंट्री से आप कंपेयर कर लीजिए। आप अपनी चॉइस की कंट्री बताइए किसके साथ आपको कंपेयर करनी है। टीना जी, मौका मैं आपको देता हूं। हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में फास्ट, मौका आपको दे रहा हूं मेरी बहन। आप सुनिए आप जो है, अगर आपको इतनी अगर जानकारी, टीना जी पूरी बात सुन लीजिए। टीना जी, पूरा वक्त मिला आपको, जरा सुन लीजिए आकाश जी की बात, उसके बाद आपको मौका फिर मिलेगा, लेकिन पूरी बात सुन लीजिए। टीना जी, आपको मौका मिला था। जीएसटी कलेक्शन 2.01 लाख करोड़, सीपीआई इन्फ्लेशन अब 2.1% आ गई है। आप देखिए, जर्मनी 2 साल से नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दे रहा है कि नहीं है। जापान जनवरी टू मार्च -0.2% जीडीपी ग्रोथ दी है कि नहीं। आप हिंदुस्तान का जो है डेटा, जो ग्लोबली एक्सेप्टेड डेटा, उसको तो मानेंगी। ये तो आपके अपने देश का डेटा है, मेरे देश का डेटा है। अगर हमारा देश तरक्की कर रहा है तो आपको तो खुश होना चाहिए। जितना ये देश मेरा है उतना आपका भी है। नेहरू जी की आपने बात की, नेहरू जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं। नेहरू जी का बहुत बड़ा रोल है हमारे देश की तरक्की में। आई हैव वेरी हाई रिस्पेक्ट फॉर हिम। आज की तारीख में हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, ग्रो कर रहा है। आज भी हमारा सेंसेक्स 80,000 से ऊपर है। दुनिया भर के इन्वेस्टर्स यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप देखिए,
एक्सपोर्ट्स जो है हमारे बड़े हैं, मोबाइल एक्सपोर्ट्स में हम आगे बढ़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपोर्ट में हम आगे बढ़ रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में हम दुनिया में नंबर 1 हो रहे हैं। आप बताइए तो सही, कौन से क्राइटेरिया पे आप जो है कंपेयर करना चाहेंगे हिंदुस्तान को? आज आप देखिए किस तरीके से एफडीआई आया है 10 साल में। आप देखिए किस तरीके से मल्टी जो है इन्फ्लेशन को हमने बीट किया है, किस तरीके से हमारे गरीब भाई बहनों का उद्धार हुआ है। आप अपनी चॉइस का डेटा लीजिए। अभी अब आप इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रही थी, झूला झूलने की बात कर रही थी। जो क्वार्टर, जो कंट्री आपने चूज करनी है, चॉइस मैं आपको देता हूं 2020 से लेके 25 तक, आप मुझे बताइए, उस पर हम कंपैरिजन करेंगे। चलिए सुन लेते हैं टीना जी, आपके पास कोई ऑप्शन है ऑप्शन? मैं तो इनको सलाह दे रही हूं कि अगर आप इतने ज्यादा अगर आप इतने चिंतित है और अर्थशास्त्री चिंतक भी होता है, तो आप कहिए ना 45 साल में इतनी बेरोजगारी क्यों है? क्यों है बेरोजगारी? बता सकते हैं, दे सकते हैं सरकार को डाटा। अरे आप विपक्ष से पूछते हैं, विपक्ष से कहते हैं, सरकार की वाहवाही करते हैं, लेकिन आप इस बात से आप तो स्टूडेंट्स को पढ़ाते भी होंगे ना इस समय में, तो आपको जब पता होगा कि जिन स्टूडेंट्स को आप पढ़ा रहे हैं क्या वो नौकरी लेके दर घूम रहे हैं, चलिए जवाब मैं दिनेश जी से लेता हूं। दिनेश जी, सवाल आपके ऊपर भी उठे हैं, आप टीना जी के सवाल सुन पा रहे हैं? क्या जवाब है आपके पास? बिल्कुल जवाब है। देखिए, इनको हिंदुस्तान के डेटा पर भरोसा नहीं है, इनको अपने सिर्फ कांग्रेस पार्टी के बेटा पर इनको भरोसा है, जो चल ही नहीं पा रहा है अभी तक। उसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं, चल नहीं पा रहा है। दूसरी चीज, जिस रोजगार और बेरोजगारी की बात करें, मैं जरा एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं सवाल कम पूछता हूँ, लेकिन आपके माध्यम से पूछ लेता हूँ कांग्रेस पार्टी की। इस देश में यूथ, एक मिनट जरा रुकिए, बस 10 सेकंड दीजिए। टीना जी सुन लीजिए। टीना जी, आपको बहुत मौका मिला है, आपको बहुत वक्त दिया मैंने, आप सुनिए फिर मौका मिलेगा आपको। सुनिए, जवाब दे दीजिएगा। 15 से 35% 15 से 35 वर्ष के बीच के आपने सरकार आने के बाद क्या कर दिया? इधर उधर करके आप वो किसको यूथ वाला 15 से 29, इसलिए कि आप रोजगार के डाटा को, आप डेटा को कम करना चाहते हैं ना। उस डेटा को आप कैसे आप कम कर सकते हैं, कैसे आप दिखा सकते हैं? तो आप 35 को आपसे 29 कर दिए, क्यों कर दिया? जरा बता दीजिए, जवाब दे दीजिए ना, जवाब दे दीजिए। आप युवाओं की बड़ी हिस्ट्री तक बनी है इस देश में। युवाओं की स्थापना अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी ना। जरा मुझे बता दीजिए, कांग्रेस पार्टी कर दिया था, जरा बताइए। युवाओं को लेकर कितनी चिंता है? मैं आपसे 2 सवाल पूछा हूँ, टीना जी ने इन 2 सवालों का जवाब आप दे दीजिए। आप बैठ के सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करेंगे, उनके पेट में तकलीफ हो रही है कि हिंदुस्तान आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान और मोदी जी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है कि कौन सा व्यक्तित्व है इतनी दृढ़ता के साथ, इतनी मजबूती के साथ खड़ा है। इसलिए खड़ा है कि आज 140 करोड़ जनता मोदी जी के साथ खड़ी है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी के खड़े होने की जरूरत आई नहीं, और आपकी कृपा पर नहीं बने जो आप कह रहे थे इस्तीफा दे। आप तो डेली इस्तीफा मानते हैं, लेकिन आपको जनता जो है बर्खास्त करती रहती है, इसलिए कभी आप चलिए मैं आप दोनों को रोकूंगा। दिनेश जी, टीना जी आपको रोकूंगा। अंशु जोशी बहुत देर से खामोश है। अंशु जी, मेरा आपसे सवाल है। दिनेश जी, आप और टीना जी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए। अंशु जी, आपके पास आ रहा हूं। क्या आपको लगता है कि एक रास्ता बंद हो रहा है, टैरिफ का जो टेरर है, अगर अमेरिका के रास्ते बंद होते हैं तो कोई और विकल्प भी खुल रहा है? हमारा विकल्प कहां कहां जा सकता है? आप अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, अनम्यूट कर लीजिए उसे आप। जी मैं कह रही हूँ, हम बिल्कुल अपना जो टैरिफ रैशनलाइजेशन, ट्रेड रैशनलाइजेशन और डाइवर्सिफिकेशन के माध्यम से और मेक इन इंडिया के माध्यम से इसका सोल्यूशन जरूर खोजेंगे। पर मैं टीना जी से एक सवाल करना चाहती हूँ कि वो बड़ी देर से फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी की बात कर रही हैं। टीना जी, बिना फोन में देखे मुझे डिप्लोमेसी की डेफिनेशन बता दीजिए, डिप्लोमेसी क्या है, और फॉरेन पॉलिसी के, भारतीय फॉरेन पॉलिसी के जो सैद्धांतिक तत्व है वो बता दीजिए। बिना मोबाइल में देखे, नीचे मत देखिएगा, मुझे आप बताइए डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी एक ही है? डिप्लोमेसी फॉरेन पॉलिसी का पार्ट है या फॉरेन पॉलिसी डिप्लोमेसी का पार्ट है? आप मुझे ये बताइए। सुनिए, प्रोफेसर है आप लोग, तो क्या है कि वही प्रवक्ता जज बन जाते हैं आप। मैं तो आपसे सवाल पूछ रही हूं, तब से एक एक्सपर्ट से नहीं किया हमने पढ़ाई लिखाई, हम झूला झुलाना, उपहार देना, भोजन कराना, सॉफ्ट डिप्लोमेसी, कल्चरल डिप्लोमेसी, पैरा डिप्लोमेसी का पार्ट है। आप मुझे डिप्लोमेसी की डेफिनेशन बता दीजिए बिना मोबाइल फोन में देखे। आप मुझे फॉरेन पॉलिसी की, भारतीय विदेश नीति के आप निर्धारित तत्व बता दीजिए बिना मोबाइल में देखे। मैं आपको बताता हूं, यूनिवर्सिटी में आप स्टूडेंट्स के साथ पढ़ते हैं, हर जाकर के पहले विदेश नीति के निर्धारित तत्व देखिए, पंचशील पढ़िए, वसुधैव कुटुंबकम कहां प्लेस करता है,
भारतीय विदेश नीति में वो देखिए, डिप्लोमेसी विदेश नीति से किस तरह से जुड़ी हुई है वो देखिए। ये झूला झुलाना, भोजन कराना, घुमाना फिराना, ये भी डिप्लोमेसी का एक पार्ट है। डिप्लोमेसी के 4 चरण क्या है वो देखिए। फिर आप यहाँ पर आकर के मेरे साथ बहस कीजिए। थैंक यू सो मच। तो ये इस तरीके की सच्ची जो कहते हैं भारतीयता ही कहीं और आप दिखाइए, किसी और प्रवक्ता से इस तरीके से डील करिए, मेरे साथ मत करिएगा। क्योंकि मैं जब इंटायर पॉलिटिकल साइंस की बात करती हूँ तो 10% ज्यादा अकेडमिक क्षेत्र में भी और वैसे भी आपकी सबसे बड़ी शर्मनाक है जब आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं और फिर आप ऐसे लोगों को प्रवक्ता से जज बना देते हैं। ये तो बड़ी विडंबना है और यही सच्चाई है। चलिए मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा। टीना जी, अंशु जी, आप दोनों को, क्योंकि वक्त की थोड़ी कमी है, थोड़ी वक्त कम है, थोड़ा वक्त की कमी है और एक एक सवाल बिल्कुल संक्षेप में उसका जवाब चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। दिनेश जी, आपको क्या लगता है, बिल्कुल संक्षेप में बताइएगा, बहस नहीं करनी है, क्या लगता है ये फैसला जो है टैरिफ का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, भारत को कहां देखेंगे आप 5 साल में? मोदी जी ने कहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भारत बनेगा। आज अगर भारत की अर्थव्यवस्था आप देखिए तो दिन प्रतिदिन भारत की अर्थव्यवस्था आगे की तरफ जा रही है। हाँ। और पूरी दृढ़ता के साथ मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है, इसलिए मोदी जी को आत्मविश्वास है। आज इतनी दृढ़ता के साथ मोदी जी टैरिफ के बावजूद वो जी खड़े हैं, इसका जवाब जो है पूरी दुनिया को मिलेगा। दिनेश जी, आपको रोकूंगा। अंशु जी, कहां देख रही है भारत को आप इस टैरिफ के बाद, कहां देख रही है भारत को आप 5 साल में? निश्चित तौर पर समस्याएं आई हैं हमारे साथ, लेकिन मैं ग्लास को आधा भरा हुआ देखती हूँ और वो जो बची हुई स्पेस है अब हम उसको अपॉर्चुनिटीज है हमारे पास। हम अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस और लैटिन अमेरिका की तरफ अपना ट्रेड डाइवर्सिफाई करके नए पार्टनर्स खोज के, जो हमने खोज भी लिए हैं, हम आगे बढ़ेंगे और निश्चित तौर पर जो ये विकसित भारत का विजन है 2047 तक का, हम इसे पूरा करेंगे। और मुझे लगता है आकाश भाई मेरी बात से बिल्कुल सहमत होंगे। लेकिन मैं पहले टीना जी के पास आता हूं। टीना जी, आप बता दें, टीना जी, कहां आपको क्या लग रहा है कि ये जो फैसला है कहां ले जा रहा भारत को? जी, मुझे लगता है कि मेरे प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री जो मेरे प्रधानमंत्री भी हैं, उनको कोंकण की नींद से जागकर और भारतीयों की तरफ देख लेना चाहिए एक बार। साफ तौर पर बस मैं इतने ही शब्दों में ये बात कहना चाहती हूं। मैं आकाश जी आपके पास आता हूं। टीना जी, वक्त थोड़ा कम है। आकाश जी, कहां होगा भारत इस टैरिफ के साथ और नए दोस्तों के साथ? डॉक्टर अंशु जयश्री ने बहुत अच्छी बातें कही हैं, उसी डायरेक्शन में मैं बताना चाहता हूं आपको। अभी नए ब्लॉक्स बनेंगे, ब्रिक्स की इंपॉर्टेंस बनेगी, आरआईसी जो दुनिया ने कम सुना है, आरआईसी एक रिवाइवल की तरफ बढ़ेगा और अमेरिका को यह जानना होगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले वो ग्लोबल इकोनॉमिक सुपर पावर नहीं था, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होता है, तो अमेरिका को यह नहीं सोचना चाहिए कि परमानेंटली वही नंबर 1 है। कभी रशिया भी इकोनॉमी डाउन गई है, इंग्लैंड और फ्रांस वर्ल्ड वॉर से पहले थे और अमेरिका को 1930 याद करने चाहिए। हिंदुस्तान 5 साल बाद, जो आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन है, $10 ट्रिलियन US इकोनॉमी होगा और सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ रहा होगा और हिंदुस्तान लगातार रेगुलर बेस पे प्रोग्रेस कर रहा है और ये डेटा बता रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा है, पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड दिखा रहा है कि दुनिया की विषम परिस्थितियों में हिंदुस्तान। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कहीं ना कहीं भारत के लिए हो सकता है थोड़ी परेशानी हो, लेकिन ये आपदा अवसर भी बनेगा और ये अवसर भारत के लिए नए आयाम भी खोलेगा। हमारे साथ आज इतना ही, लेकिन फिर जुड़ेंगे तमाम खबरों के साथ। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।